सो वो सब गाइस, तो फाइनली हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है, बॉन्स पार्ट 2। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि हमारा ये वाला पार्ट पिछले पार्ट से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और ऐसा क्यों, अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ वीडियो में एंड तक के बने रहना होगा। और अगर तुमने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर इसका पार्ट 1 देखो, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन। तो चलो दोस्तों, पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 के शुरू होते ही हम देखते हैं कि केंग गुस्से में टाइसू और उसके दोनों दोस्तों की तरफ भर रहा होता है। लेकिन क्या टाइसू को इससे कोई फर्क पड़ता है? घंटा। इवन उसको तो ये तक समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। टाइसू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से केंग वहाँ से गायब हो जाता है और उसका पंच सीधा टाइसू के फेस पे आकर लैंड करता है। केंग का पंच खाते ही टाइसू रॉकेट की स्पीड से दूर जाकर गिरता है और ये देखकर थोर और सैंडमैन की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। और अब हम केंग को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि टाइसू ने उसे ब्लड गेट में फेंकते वक्त बोला था कि बेटा अगर तू मुझे मारना चाहता है ना तो पहले ब्लड गेट से जिंदा बाहर निकल कर दिखा। और अब केंग कहता है ले देख मैं जिंदा बाहर आ गया। और अब भाई वो चीज होती है जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। भाई ये बंदा जिसे मैं मरा हुआ समझने लगा था, भाई अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है। भाई मतलब इतना खतरनाक पंच अपने फेस पे खाने के बाद भी ये बंदा उठकर खड़ा हो गया। ड्यूरेबिलिटी देख रहे हो भाई लोंडे की। और अब टाइसू उठते साथ ही थोर से कहता है कि इस साले को जिंदा मत छोड़ना। टाइसू के ऐसा कहते ही थोर अपनी पूरी ताकत लगाकर किंग को एक जोरदार बिजली का झटका देता है। लेकिन हमारे किंग को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर किंग अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और फिर सीधा एक ही वार में थोर का सर अलग कर देता है। और फिर थोर का सर उड़ता हुआ टाइसू और सैंडमैन की बिल्कुल आंखों के सामने जाकर गिरता है। और ये देखकर तो टाइसू और सैंडमैन थोड़ी देर के लिए सदमे में ही पहुंच जाते हैं। और अब हम किंग को देखते हैं जो पूरी तरीके से शांत खड़ा होता है कि तभी सैंडमैन उसके पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि किंग कुछ समझ पाता, सैंडमैन उसे अपनी पावर्स की मदद से एक सैंड कॉफिन में बंद कर देता है। सैंडमैन के ऐसा करने की वजह से अब किंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर किंग सीधा सैंडमैन की फाड़कर सैंड कॉफिन को फाड़कर बाहर आ जाता है। कॉफिन के बाहर आते ही किंग सीधा सैंडमैन का जबड़ा पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। किंग के जबड़ा तोड़ते ही सैंडमैन पूरी तरीके से खूनम खान हो जाता है और जमीन पर गिरकर तड़पना शुरू कर देता है। किंग कोई ना रहम खाते हुए सैंडमैन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है और तभी अचानक से टाइसू किंग के पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। टाइसू अपने हाथ में क्रिस्टल लपेटकर किंग के हेड पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। लेकिन इस पंच से किंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उल्टा टाइसू का क्रिस्टल ही क्रेक हो जाता है। और ये देखकर टाइसू को खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। और अब टाइसू अपने बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करता है। टाइसू अपनी पावर्स से बिल्डिंग के बाहर हवा में बहुत सारे नुकीले क्रिस्टल्स बनाता है। फिर टाइसू के इशारा करते ही वो सारे की सारे क्रिस्टल सीधा आकर किंग की बॉडी में घुस जाते हैं। टाइसू किंग को देखता है और अब उसे लगता है कि किंग अब मर चुका है। और तभी किंग अपनी पूरी बॉडी में क्रिस्टल लिए टाइसू के सामने खड़ा हो जाता है। और ये देखकर लिटरली टाइसू की फट जाती है। और अब किंग खड़ा होकर टाइसू की तरफ मुड़ता है और अब टाइसू भी पूरी तरीके से तैयार है किंग से लड़ने के लिए। किंग से लड़ने के लिए टाइसू अपनी पूरी बॉडी को क्रिस्टल से कवर कर लेता है और फिर वो किंग को बहुत ही बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। टाइसू किंग को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है और फिर वो अपना एक पंच बनाता है और सीधा किंग के मुंह में घुसा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि टाइसू ने 5 साल पहले किया था। टाइसू को लगने लगता है कि अब वो जीत रहा है कि तभी किंग अपने हाथों में बने एक स्पाइक से सीधा टाइसू का सीना चीर देता है। और अब किंग टाइसू का कर खड़ा हो जाता है, पंच अपने मुंह में लेकर खड़ा हो जाता है। नहीं भाई, मतलब अब मैं इससे ज्यादा और क्या ही बोल सकता हूँ। एक काम करते हैं, इसे साइड में हटाते हैं और हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब किंग टाइसू के हाथ को अपने दांतों से काटना शुरू कर देता है, जिससे टाइसू को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और उसके फेस का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। नहीं भाई, मतलब इतनी गंदी शक्ल कौन बनाता है यार। और अब टाइसू खुद को किंग से बचाने के लिए अपना एक हाथ जमीन पर रखता है और फिर जमीन में से एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल निकलकर सीधा किंग का पेट चीरता हुआ चला जाता है। भाई अभी मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमारा किंग कुछ ज्यादा ही लकी था, क्योंकि जिस पोजीशन में ये बंदा खड़ा था ना, उस पोजीशन में ये क्रिस्टल कहीं और ही घुसता। तो अब किंग को क्रिस्टल में फंसाते ही टाइसू वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टाइसू का ही एक क्रिस्टल आकर टाइसू का सीना चीर देता है। और अब हम देखते हैं कि वो बंदा किंग ही होता है जिसने टाइसू को वो क्रिस्टल फेंक कर मारा था। और अब किंग टाइसू के सभी पड़े क्रिस्टल्स को अपने हाथों में लेकर टाइसू के पास आ जाता है। टाइसू की हालत इतनी बुरी हो चुकी होती है कि अब वो किंग से रहम की भीख मांगना शुरू कर देता है। टाइसू चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन हमारा किंग भी अब कहाँ रुकने वाला है। और अब किंग टाइसू के
साथ जो करता है वो देखकर तो मुझे हद से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि किंग टाइसू के सभी क्रिस्टल्स को उठाकर टाइसू के अंदर ही घुसा देता है। और टाइसू अपनी अधमरी हालत में होने के बाद भी किंग से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। भाई मुझे एक बात तो कहना पड़ेगी कि टाइसू है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल। नहीं मतलब इस बंदे ने किंग का इतना खतरनाक पंच खाया, उसके बाद भी उठकर खड़ा हो गया, और फिर उसके बाद किंग ने अपने स्पाइक से इसका सीना भी चीर दिया, उसके बाद भी उठकर खड़ा हो गया, और फिर किंग ने इसी के क्रिस्टल्स को इसी की पूरी बॉडी में घुसा दिया, उसके बाद भी ये बात कर रहा है। नहीं मतलब अगर किंग के पास रीजनरेशन की पावर ना होती ना, ये बंदा किंग को मार मार के भूत बना देता। तो आखिरकार टाइसू के कहने पे किंग अपने चेहरे से वो मास्क उतार ही देता है, और जैसे ही किंग मास्क उतारता है टाइसू बिल्कुल घबरा जाता है। और अब हम देखते हैं टाइसू का छोटा सा फ्लैशबैक, जिसमें टाइसू और उसके दोनों दोस्त किंग को बुली कर रहे होते हैं और किंग जमीन पर बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है। और ये फ्लैशबैक बस यहीं तक था। काफी छोटा फ्लैशबैक था ना, बिल्कुल टाइसू के दिमाग की तरह। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तो फ्लैशबैक खत्म होते ही हमें किंग का पूरा फेस दिखाया जाता है, और अब टाइसू किंग का फेस देखते ही कहता है, अबे कीड़े तू। भाई ये बंदा एक नंबर का सी है। नहीं मतलब ऐसे बंदे को तुम और क्या कहना चाहोगे। नहीं मतलब अगर कोई बंदा तुम्हें कुत्ते की तरह पीट रहा हो और तुम उसे कीड़ा बोल दो तो क्या वो तुम्हें जाने देगा? नहीं, वो तुम्हें और कुत्ते की तरह पीटेगा। और इस बंदे के साथ भी ना वही होता है। किंग ये सुनते ही भड़क जाता और इसे कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देता है और मार मार के टाइसू का कीमा बना देता है। और अब किंग भी वही करता है जो टाइसू ने उसके साथ किया था। किंग अपना पंच स्पाइक के साथ ही टाइसू के मुंह में घुसा देता है। तो अब इसी के साथ ही टाइसू का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है और हमारे किंग का रिवेंज भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आखिरकार हमारे हीरो ने अपना बदला ले ही लिया। और अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पे और हम देखते हैं कि हमारा किंग छुपके से अपनी माँ को देखने आया होता है। और अब हमें दिखाई जाती है किंग की माँ, जिनकी कंडीशन अब भी बहुत ज्यादा खराब होती है। और अब किंग भरी बारिश में हॉस्पिटल के बाहर जाता है और जमीन पर बैठकर रोने लगता है। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक येलो गेट खुला होता है, जिसमें हम कई मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखते हैं। और वहाँ पर कुछ हंटर्स भी होते हैं जिन्होंने उन मॉन्स्टर्स को मारा होता है। वो सभी लोग एक दूसरे की तारीफें कर रहे होते हैं, खासकर उस लड़की की जो उनको लड़ाई के वक्त हर बार हील कर रही थी। उनमें से एक बंदा कहता है उस लड़की से कि तुमने कहा था ये तुम्हारा पहली बार है कि तुम किसी गेट के इतने अंदर तक आई हो। और अब हमें वो लड़की दिखाई जाती है। क्या माल है यार, वाकई में क्या माल है। सॉरी, इधर उधर की बातें हटाते हैं, हम कहानी पे फोकस करते हैं। लड़की उनसे कहती है कि हाँ ये मेरा पहली बार था और तुम सबका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। फिर उनमें से एक कहता है नो प्रॉब्लम, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा कहना चाहिए था। फिर लड़की कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? फिर वो शख्स बताता है कि कोई नहीं जानता इन गेट्स के अंदर क्या होता है, कभी कभी तो यहाँ से निकलने में महीनों लग जाते हैं। और फिर वो शख्स लड़की के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि यहाँ पर एक महीना अकेले गुजारना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन तुम साथ हो तो एक महीना तो हम आराम से गुजार लेंगे। इस एक महीने तक हम सब तुम्हारे साथ मजे करेंगे और तुम रोज हमारा टाइम पास बनोगी। और बस इतना कहते ही उस शख्स की गर्दन कटकर जमीन पर गिर जाती है। और अब हमें उस मॉन्स्टर का हाथ दिखाया जाता है जिसने उसकी गर्दन काटी थी। और अब वो लड़की रोते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ देखती है और अब हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि हमारा किंग होता है। किंग को वहाँ देखकर बचे हुए बाकी के 3 हंटर अपनी पूरी ताकत से किंग के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन किंग को उनके हमले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर उनमें से एक हंटर अपनी तलवार से किंग के सीने पे हमला करता है, लेकिन उस हंटर की तलवार ही टूट जाती है। और अब आगे क्या होगा वो तो आप सबको पता ही होगा। उस हंटर ने अपनी तलवार निकाली थी तो किंग ने भी अपनी तलवार निकाल ली। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब असली तलवार से था। तो अब जैसे ही उस हंटर की तलवार टूट जाती है, किंग भी अपने स्पाइक से उस हंटर की गर्दन अलग कर देता है। और ये देखकर तो बाकी के बच्चे दोनों हंटर की पूरी तरीके से फड़े आती है और दोनों ही कहने लगते हैं कि ये मुमकिन कैसे, आखिर इतने लो रैंक के गेट के अंदर इतना पावरफुल मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। और इनके इतना कहते ही किंग इन दोनों की ही गर्दन काट देता है। और इन दोनों को मारते ही किंग अब उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है जिसको उसने अभी बचाया था। किंग को अपनी तरफ आता देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब किंग उस लड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी शांत निगाहों से देखने लगता है, या कहूँ अपनी नशीली निगाहों से। किंग को शांत खड़ा देखकर वो लड़की समझ जाती है कि वो यहाँ पर उसे मारने नहीं आया है बल्कि उसकी समझ जाओ। और अब जो आगे होगा उसके लिए जरा मुझे म्यूजिक चेंज करना पड़ेगा। भाई किंग मुझे एक बात बता दे भाई कि दिक्कत क्या है तेरी भाई?
इतनी अच्छी लड़की को मार दिया भाई। जब मारना ही था तो उसको बचाने की क्या जरूरत थी तुझे? भाई तू जानता भी है तुझे उससे कितना फायदा मिल सकता था। I mean, तेरी फैमिली बच जाती है यार, थोड़ा तो समझना था। चलो अब जाने भी दो, हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और अब सीन फिर से पास्ट पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग टाइसू और उसके दोनों दोस्तों को मारकर वहीं पर बैठा होता है कि तभी उसके पीछे से उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की कहती है कि तुमने कमाल कर दिया, तो आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है अपना बदला लेकर किंग जियोंग? किंग कहता है कौन है वहाँ पर, और अब हमें वो लड़की दिखाई जाती है। भाई इस बंदे की क्या किस्मत चमक गई है जो सारी खूबसूरत लड़कियां इसी के पास जा रही हैं। हद होती है यार। फिर वो लड़की किंग को बताती है कि वो एक हंटर एसोसिएशन की हेड है और उसका नाम ली यूमिन है। और अब किंग उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे कैसे जानती हो? फिर वो लड़की बताती है कि हम सब कुछ मैनेज करते हैं और उन्हें भी जो ब्लड गेट के अंदर जाते हैं, और हमें पता है कि 5 साल पहले तुम भी उसी गेट में गए थे। और ये सुनते ही किंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। और तभी वो लड़की किंग को बताती है कि वो उसकी माँ को बचा सकती है। और ये सुनते ही किंग एकदम से रुक जाता है। फिर वो किंग को बताती है कि वो उसकी माँ को कोमा से बाहर ला सकती है और ऐसा सिर्फ वही कर सकती है क्योंकि इस दुनिया में एक इकलौती वही एस रैंक की हीलर है। किंग उससे पूछता है कि आखिर मैं तुम पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ? फिर वो किंग को बताती है कि जब किंग ब्लड गेट में फंसा हुआ था तब से यही लोग किंग की माँ का ख्याल रख रहे हैं। उनके हॉस्पिटल का खर्चा, उनकी देखभाल करना, ये सारे काम यही लोग मैनेज कर रहे थे। फिर किंग पूछता है आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? फिर वो किंग को बताती है कि असल में इनकी प्रॉब्लम से दूसरे देश के हंटर्स जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उनके ऊपर वेपन्स भी काम नहीं करते, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स से भी ज्यादा पावरफुल हैं, और इनके पास अभी कोई भी ऐसा हंटर नहीं है जो इनमें से किसी एक का भी सामना कर ले। फिर वो बताती है कि अच्छी बात तो ये है कि हमारे यहाँ के ज्यादातर गेट्स के मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं, पर अभी भी वो गेट्स गायब नहीं हुए हैं, जिस वजह से किसी भी कंट्री ने इनके ऊपर अभी तक हमला नहीं करा। क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसे देश पे हमला नहीं करना चाहेगी जहाँ पर पहले से ही मॉन्स्टर्स के आने की पॉसिबिलिटीज हो, क्योंकि ऐसा करने पे उनके हंटर्स को मॉन्स्टर्स का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे उन्हीं को और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। और इसी वजह से अभी तक किसी भी कंट्री ने इन पर हमला नहीं करा है। और इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि यूएस, चाइना जैसे देश अब इनके दुश्मन बन चुके हैं, और अब इनके पास हंटर्स की भी कमी हो चुकी है, जिस वजह से जापान के हंटर्स ने भी धीरे धीरे इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। इसलिए अगर किंग इन जापान के हंटर्स को मार देता है तो इनके सर से काफी ज्यादा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और ये और भी चीजों पर ध्यान दे पाएंगे, और इसीलिए इनको किंग की मदद की जरूरत है। फिर वो किंग से वादा करती है कि अगर किंग उनका साथ देता है तो बदले में वो किंग की माँ को वापस से पहले जैसा कर देगी। तो फ्रेंड्स ये वजह थी कि किंग ने उन सभी हंटर्स को मार दिया था और उनके साथ ही उस लड़की को भी। कोई कुछ भी कहे फ्रेंड्स, लेकिन हम तो जानते हैं कि किंग ने उस लड़की को हंटर होने की वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से मारा था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो फ्रेंड्स हमारी मांगा का पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द पार्ट 3 भी अपलोड कर दूं। तो क्यों ना फिर पार्ट 3 के लिए थोड़ी सी हाइप बना दी जाए। तो गाइस पार्ट 3 में एक ऐसा बंदा आने वाला है जो कि यूज करेगा मून ब्रीदिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, ये वही ब्रीदिंग है जो कि डीमन स्लेयर में हमारा अपर मून फर्स्ट यानी योरिची का छोटा भाई कोकोशिवो यूज करता है, और वो बंदा लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। गाइस अगर मांगा अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो अब हम मिलेंगे हमारी मांगा के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।